नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी ये खास पेशकश कल की तैयारी। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है, इस शो में हम आज के बाजार की तो पूरी जानकारी देते ही हैं, साथ ही साथ हम कराते हैं आपकी कल के बाजार की पूरी तैयारी। मार्केट के दो दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं और साथ में जुड़ते हैं आप यानी हमारे दर्शक, जिन्हें अगर कोई सवाल हो तो वो हमारे पास भेजते हैं और उन सवालों पर हम लेते हैं सलाह हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू। सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल आसान है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कीजिए और उससे आप अपने सवालों को हमारे पास पहुंचा दीजिए। उसके अलावा ये नंबर भी है आपकी स्क्रीन पर 9167329108। इस नंबर पर आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। तो ये सवाल आप भेजने शुरू कीजिए, तब तक बाजार का एक हालचाल हम लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं और तैयारी करते हैं इस बात की कि कल की स्ट्रेटजी आपकी कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहले आज के बाजार की बात कर लेते हैं। दिन की पूरी बढ़त गंवाकर निफ्टी और निफ्टी बैंक हुए हैं लाल निशान में बंद। आप देखिए 27 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है निफ्टी, प्रोविजन लेवल से ये, और निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो वहां पे करीब 90 अंकों की गिरावट आपको नजर आएगी क्लोजिंग के लेवल्स में। आज कमजोर क्या क्या रहा, सेक्टोरल इंडाइसेस के हिसाब से अगर आप देखें, हीट मैप को लेकर आइए आपकी स्क्रीन पर। आप सेक्टोरल इंडाइसेस में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एनर्जी, रियल्टी, मेटल, डिफेंस, ये वो सेक्टर्स थे जिनमें आज दिखी है खतरनाक तरीके से कमजोरी। करीब 2%, 2.25% तक ये स्टॉक, ये इंडेक्स जो है वो टूटते हुए नजर आए हैं। बिकवाली आई है इन सारे इंडेक्स में, लेकिन खरीदारी कहां से आई? खरीदारी आई है थोड़े बहुत चुनिंदा फाइनेंस शेयरों में, और उसके अलावा जो अच्छी खरीदारी आई है वो आई है एफएमसीजी शेयरों के अंदर। प्राइवेट बैंक, फाइनेंस और थोड़े जो केमिकल वाले शेयर हैं उनमें भी आपको हल्की फुल्की खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन मेनली खरीदारी आज आई है एफएमसीजी वाले शेयरों से, चाहे वो एचयूएल हो, चाहे वो नेस्ले हो, चाहे मैरिको हो, टाटा कंज्यूमर हो। ये तमाम स्टॉक्स जो है वो आज बेहतरीन तेजी के साथ हुए हैं बंद। तो आप देखिए पूरी बढ़त गंवाकर जब निफ्टी बंद हुआ है बाजार में, तो कल क्या होगा अब निफ्टी के अंदर, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या कल हम रिकवरी देखेंगे या ये गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी? इन चीजों पर बातचीत करते हैं और हमारे जो मेहमान हैं उन्हें भी इस शो के दौरान शामिल करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ रहे हैं, इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट हैं, और साथ में MOFSL से हमारे साथ स्नेहा पोद्दार जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। स्नेहा जी, मैं पहले आपके पास आऊंगा। बाजार को आज आपने कैसे रीड किया? आज जो पूरी बढ़त थी, हम गंवाकर बंद हुए हैं, बहुत ज्यादा चिंता तो अब रह नहीं गई है ओवरऑल। अगर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी देखें तो थोड़ा मामला सेटल होता हुआ ही नजर आ रहा है। ठीक है, अपाचे हेलीकॉप्टर एक गिरा दिया ईरान ने, उसके बाद ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई की बात की, लेकिन ये छिटपुट चीजें चल रही हैं ओवरऑल। हर स्टेटमेंट के बाद, हर धमकी के बाद ट्रंप ये कह देते हैं कि ईरान के साथ बातचीत हमारी पॉजिटिव चल रही है। इस वक्त बाजार को लेकर क्या परेशानी है जो चलने नहीं दे रही है बाजार को? हाय, गुड आफ्टरनून। जो ओवरऑल मार्केट है, जैसा आपने कहा कि छुटपुट चीज़ें चल रही, तो मार्केट भी काफ़ी कुछ अब स्टेबलाइज हो रहा है। जो सेंटिमेंट्स है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। जो क्रूड प्राइसेस है वो ऑलरेडी आपके 1991 के लेवल्स पे आ गए। तो ऑब्वियसली ये जो इन्फ्लेशन रिलेटेड जो पहले कंसर्न्स थे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई थी, वो अब कहीं थोड़ी सी थमती हुई नज़र आ रही है। प्लस ओवरऑल जो आप देखेंगे कि मैंने आज जो मार्केट में लार्जली बैंक्स, एफएमसीजी, यही सेक्टर्स है जो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। बेसिकली एफएमसीजी कंपनीज जिनके लिए ऑयल एक वन ऑफ दी की रॉ मटेरियल्स होता है, तो उनके लिए एक ये बहुत बड़ी रिलीफ रैली आप समझ लीजिए वैसे थी। बैंकिंग बेसिकली आरबीआई ने जो ऑफ लेट जो फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, उसमें इन्होंने और थोड़ी सी क्लैरिटी दी कैसे ऑपरेशनली वर्क करेगी। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट बूस्ट है। एंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये जो ओवरसीज कैपिटल इनफ्लोज है उसको ये बूस्ट करना चाहिए। एंड उसी के लिए ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में लास्ट 2 दिन से हमने रिवाइवल देखा है। दोनों ही पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इसमें प्राइवेट बैंक्स थोड़े से बेटर बेनिफिशियरी रहेंगे कंपेयर टू पीएसयू। बट सेंटिमेंटली पूरे सेक्टर को ही एक अपलिफ्टिंग मिली है। और मेरा मानना है कि यहाँ से मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ ही मूव करना चाहिए, अनलेस सेंट्रल कोई मेजर वापस जो वॉर है वो वापस कुछ मेजर रुख ले एक अलग बात है। नहीं तो सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रही कि सून कुछ रेजोल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये रहा बाजार के ऊपर। नितिलेश जी, टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से क्या लेवल्स कल अहम होने वाले हैं कल के बाजार के लिए? कहां पर सपोर्ट आप देख रहे हैं?
देखो बाजार की अभी की जो सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग यहाँ पे आके एक लेवल्स बोल जाएंगे, ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर देंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, या फिर ऐसा कुछ स्टेटमेंट कर देंगे फिर मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो वो वाला सिचुएशन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैंने मेरे क्लाइंट्स को एक ही चीज बोला है कि चलो थोड़ा सा समय ऊपर नीचे चल रहा है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करो, ऐसे लेट हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। तो अभी मोटा मोटी अगर एक चीज है, तभी मैं जाते जाते एक कॉल ऑप्शन लेके चला गया हूँ 23,250 के आसपास। तो मेरा व्यू क्लियर है, 23,100 मेरा एक स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो मेरे सभी पोजीशंस क्या करूंगा, एग्जिट करूंगा। जितने भी लॉन्ग्स हमारे लॉन्ग्स ओपन है तो सभी लॉन्ग्स को मैं एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। 23,000 जब तक इंटैक्ट है तब तक हम लोग होल्ड करेंगे पोजीशंस को। और रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअसली मैं बाई की तरफ ही रहा था, और अभी भी मेरा व्यू जो है वो बाई की तरफ है, लेकिन थोड़ा सा डीप मिलता है। तो डीप में बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए, या फिर 55,500 55,600 ये लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से एक फर्दर अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, टेक्निकल लेवल्स ये आपको ध्यान रखना है निफ्टी बैंक के ऊपर। तो मार्केट की आपकी स्ट्रेटजी तो हो गई है, लेकिन चलिए अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। और हमारे पास जो पहला सवाल आया है वो आया है राजश्री का। पहला सवाल हमारे पास आया है, सवाल है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 3,000 शेयर इनके पास हैं और क्वांटिटी जो है इनकी 3,000 के अलावा एंट्री प्राइस इनका 29 रुपए का है। इस वक्त 12 रुपए 12.5 रुपए के भाव चल रहे हैं, यानी आधे से भी कम हो चुकी है इनकी वेल्थ जो इन्होंने लगाई थी इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर। एक राय लेते हैं नीतिलेश जी से ही कि क्या करना चाहिए इनको। नीतिलेश जी, क्या करना चाहिए इनको? आधे से ज्यादा कम हो गई है इनकी वेल्थ जो इन्होंने लगाई थी, काफी ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो चुका है। देखिए उत्कर्ष बैंक का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो हायर लेवल से काफी एक इसमें एक बिकवाली हमें देखने को मिली थी, 12 रुपए के आसपास खड़ा है अभी स्टॉक। तो यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि पोजीशंस को होल्ड, एक पोजीशंस को यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। एक लेवल जो है उसको क्लोजली देखना। एक तो नीचे में 11 रुपए 50 पैसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या फिर ये जिस भी दिन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जिस भी दिन 14 रुपए 50 पैसे या फिर 16 रुपए इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से स्टॉक में से थोड़ा सा पुल बैक रैली हमें देखने को मिल सकता है। वो स्टॉक अपना जो पिछला लेवल है 22-23 यहाँ तक चल सकता है। तो 14 रुपए 50 पैसे से लेके 16 रुपए, ये रेंज को ध्यान रखें। इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर एक थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, तो ये राय उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर आपको मिल गई है। अगला सवाल हमारे पास हमारे व्यूअर अभिनय ने भेजा है और एचडीएफसी बैंक के ऊपर ये सवाल है, लॉन्ग टर्म नजरिया है। तो सवाल हम स्नेहा जी से पूछेंगे। 80 शेयर इनके पास हैं 782 के भाव पे। तो एंट्री प्राइस तो ठीक है, एंट्री प्राइस तो बहुत ऊपर का नहीं है, 746 चल रहे हैं, लेकिन 800 के नीचे जो भी एंट्री प्राइस है उसको तो तमाम एक्सपर्ट्स ठीक ही बता रहे हैं। एक बार स्नेहा जी से पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए इनको। स्नेहा जी, क्या राय है एचडीएफसी बैंक के ऊपर आपकी? देखिए एचडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव ही है, और प्लस जो रिसेंट अभी आरबीआई की जो मैंने डेवलपमेंट की बात भी की थी, तो वो जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज है उसको बूस्ट भी करेगा, और उसमें एचडीएफसी बैंक वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर है जो कि बेनिफिट करेंगे। और प्लस एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स है वो टिल लास्ट ईयर, मैंने लास्ट 2 साल से बेसिकली पोस्ट मर्जर विथ एचडीएफसी एक वैसे कंसोलिडेशन फेज में बैंक चली गई थी, बट अब पोस्ट मर्जर जो उनकी सिनर्जी बेनिफिट्स है अब वो लास्ट 1-2 क्वार्टर से नंबर्स में रिफ्लेक्ट करनी स्टार्ट हुई है, जो FY27 में अब फुल फ्लेजेड रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो नंबर्स कंपेरेटिवली लास्ट 2 साल के कंपैरिजन में इस बार नंबर्स थोड़े बेटर आने चाहिए, निम एक्सपेंशन हमें देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज जो सिनर्जी बेनिफिट्स अब वो नंबर्स में दिखेगी, तो ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स भी बैंक को मिलेगा। तो इनके जो ROA और ROE है वो यहाँ से और एक्सपैंड होनी चाहिए। तो मेरी सलाह रहेगी इसे होल्ड करें, बिकॉज इनकी एंट्री लेवल काफ़ी अच्छी है। ठीक है, चलिए तो ये राय आपको एचडीएफसी बैंक के ऊपर। चलिए अगला सवाल जो हमारे पास आया है उसे भी शामिल करते हैं। और फैजान अहमद का हमारे पास ये सवाल आया है। विप्रो के ऊपर सवाल है, 10,000 शेयर इनके पास हैं, एंट्री प्राइस इनका 188 का है, 178 179 के भाव अभी चल रहे हैं। और विप्रो के लिए तो एक ट्रिगर ये भी है कि कल इनका बायबैक ओपन हो रहा है, 15,000 करोड़ का बायबैक है, तो कल ये भी ओपन हो रहा है। आज स्टॉक में फिर से एक गिरावट देखने को मिली है, नए 52 वीक लो पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक। तो एक राय स्नेहा जी से ही लेते हैं कि क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि देखिए ठीक ठाक लॉस हो रहा है, 95,000 96,000 का लॉस इनको हो रहा है फैजान को। स्नेहा जी, क्या सलाह आपकी होगी?
देखिए विप्रो लॉन्ग टर्म अगर मैंने 1 ईयर पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो अभी भी काफ़ी कुछ इनकी जो ग्रोथ विजिबिलिटी है काफ़ी कंस्ट्रेंड है। इनके बहुत सारे क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज़ है, डिलेज है कहीं-कहीं एग्जीक्यूशन में और कुछ वर्टिकल्स में वीकनेस भी देखने को मिल रही है जैसे कि बीएफएसआई। तो मैंने हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इनकी डील पाइपलाइन हेल्दी है बट इन इश्यूज़ के कारण ये हेडविंड्स बने रहेंगे स्टॉक पे और स्टॉक अभी कंसोलिडेशन मोड में या थोड़ा सा वीकनेस ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो एआई डिस्रप्शन के कारण ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर कंटिन्यू होगा जब तक इनके बिजनेस मॉडल्स एआई रेडी नहीं हो जाते और इन्हें न्यू ऑर्डर्स एआई फ्रंट में नहीं मिलने स्टार्ट हो जाते तो ये प्रेशर बना रहेगा। तो मेरी राय है कि अभी आप विप्रो एंड इनफैक्ट पूरे आईटी सेक्टर से एटलीस्ट कुछ क्वार्टर दूर ही रहिए। एक बार जब थोड़ी सी क्लैरिटी इमर्ज होने लगे कि इनके बिजनेस मॉडल्स अब एआई रेडी है तो फिर इनमें निवेश करना सही रहेगा। अभी के लिए अवॉइड बेटर है। चलिए फिलहाल के लिए अवॉइड करने की राय है। आप बेहतर ये होगा कि विप्रो से अभी फिलहाल जो है वो अवॉइड करें, दूर रहें, फिलहाल ये सलाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल हमारे पास आया है मनोज पाटिल का। एनएसडीएल के ऊपर ये सवाल है और 100 शेयर इनके पास हैं करीब करीब। क्वांटिटी जो है उनकी 100 शेयरों की है। 1220 के भाव पर इन्होंने ये खरीदारी की है। 1220 यानी मुझे लगता है कि ये सितंबर 2025 के आसपास की इनकी खरीदारी है, क्योंकि उसके बाद से तो लगातार स्टॉक ने गिरावट ही दिखाई है। इस साल का जो 52 वीक हाई है, अच्छा नहीं 52 वीक हाई 1425 का है, ठीक है, तो इनकी खरीदारी इस साल के अंदर की भी हो सकती है। 819 इस वक्त के भाव चल रहे हैं। 1220 पे इन्होंने खरीदा है। 40,000 के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। 100 शेयर है इनके पास। नितिलेश जी क्या राय होगी आपकी? आप थोड़ी एवरेजिंग की सलाह देंगे क्या इन लेवल्स पर, या फिर सीधा होल्ड करें, एग्जिट करेंगे जब प्राइस थोड़े बढ़ेंगे तो? नहीं, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। देखो स्टॉक मार्केट अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस वजह से एनएसडीएल हो गया, सीडीएसएल हो गया, साथ-साथ ब्रोकिंग कंपनीज हो गया, उसमें थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को 850 से लेके 750 इस रेंज में बाइंग करने की सलाह दी है। हमारा जो टारगेट है ऊपर के लेवल में 1280 से लेके 1350 इस लेवल को हम लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट लेके चल रहे हैं। आपको अगर एवरेज करना होगा तो धीरे-धीरे अगर पूरे के पोजीशंस एवरेज करें, क्योंकि हमने 850 से लेके 750 इस रेंज में लेने की ये की है। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि अगर आपको 100 लेना है तो अभी यहाँ पे 50 ले, थोड़ा सा और मार्केट गिर जाए तो वहां पे 50 लेंगे। चलिए, तो ये राय एनएसडीएल के ऊपर हो गई। लेकिन अब सवालों के बाद जरा ये जान लेते हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आपके लिए अच्छी कमाई के मौके बन सकते हैं, पोजिशनल लेवल पर भी, या फिर अगर ट्रेडिंग के लिए कुछ बेट लेना है तो वो हमारे दोनों मेहमानों से जानते हैं। वीआईपी शेयर शुरुआत करते हैं इस खास सेगमेंट की। श्रेया जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। वीआईपी शेयर, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स, ऐसे शेयर जहां वैल्यू छिपी है और अगर पोजिशनल लेवल पे देखें या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो वो भी स्टॉक हो सकते हैं, या फिर कोई हो सकता है कि 2-4 दिन के ट्रेड के हिसाब से। आपने क्या स्ट्रेटजी चुनी आज हमारे व्यूअर्स के लिए? मैंने दोनों ही स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से लिए हैं बिकॉज बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज बहुत ही कंफर्टेबल लेवल्स पे है एंड बैंक्स लास्ट कुछ महीनों से कंसोलिडेशन मोड में था। तो मेरी सबसे पहली पिक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में एमिरेट्स के जो नए कैपिटल इन्फ्यूजन हुए हैं Q1 FY27 में, वो बैंक के ओवरऑल कैपिटल को स्ट्रेंथन करता है और जिससे कि इनकी लोन ग्रोथ काफ़ी फास्ट होगी एंड ओवरऑल इनकी फंडिंग कॉस्ट को नीचे आने में भी हेल्प करेगा। ये ओवरऑल जो न्यू लोन ग्रोथ जो हो रही है इस ये ऑलरेडी इनके नंबर्स में थोड़े थोड़े रिफ्लेक्ट करने स्टार्ट हो गए हैं जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है एंड ओवरऑल FY27 में इनफैक्ट हम 20% प्लस लोन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिसके कारण इनकी जो ओवरऑल ROAs है वो एक्सपैंड होनी चाहिए। तो एक मीनिंगफुल सिनर्जी दिख रहा है हमें एंड वैल्यू अनलॉकिंग होगी विद द चेंज इन मैनेजमेंट। तो मेरी इसमें टारगेट प्राइस है 405 की। मेरी दूसरी पिक रहेगी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक एक काफ़ी क्वालिटी बैंक है। उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर एंड ओवरऑल FY26 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। अब इन्होंने आगे आने वाले सालों में और फर्दर निम एक्सपेंशन की बात की है। इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी स्टेबल है और इंडस्ट्री से ये थोड़ा बेटर ग्रो करेंगे।
तो इंडियन बैंक भी और जो रिसेंट की आरबीआई जो न्यूज़ थी उससे भी कंपनी बेनिफिट करेगी। सो इंडियन बैंक को मैं रिकमेंड करूंगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1025। चलिए ठीक है, तो आरबीएल बैंक, इंडियन बैंक, दो स्टॉक्स आ गए। नीतिलेश जी के पास चलते हैं। नीतिलेश जी, क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स को और क्या ड्यूरेशन होगा उसका? देखिए, मैं डाबर के साथ लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। डाबर में अगर हम कुछ देखेंगे तो 400 से लेके 420 एक रेंज काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा रहा है। तो मेरे हिसाब से डाबर को इसी रेंज में 420 से लेके 425 इस रेंज में बाइंग करके चले, 410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और ऊपर में टारगेट प्लान करेंगे 460 का। 460 अगर ये मेंटेन कर देता है और इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा और टारगेट हम लोग रिवाइज करके 560 तक भी लेके चल सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है और डाबर की। ठीक है, चलिए। तो डाबर इंडिया, तो तीन स्टॉक्स, आरबीएल बैंक, इंडियन बैंक और डाबर इंडिया, ये तीनों स्टॉक्स हमारे मेहमानों की तरफ से। और इसी के साथ समय की सीमा हो गई है समाप्त, तो अब हमें इस शो को यहीं समेटना होगा। स्नेहा जी, नीतिलेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और तमाम शेयरों पर, इंडेक्स के ऊपर आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की, बहुत शुक्रिया इसके लिए।